दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ऊपर इस वक्त जो खामोशी छाई है वह सामान्य समुद्री सन्नाटा नहीं है। ये वह खामोशी है जो तब पैदा होती है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बिना बोले एक दूसरे को चेतावनी दे रही होती हैं। रडार स्क्रीन पर हर मूवमेंट को 2 बार देखा जा रहा है, हर सिग्नल को 3 बार पढ़ा जा रहा है और हर आदेश बोलने से पहले तोला जा रहा है। वजह साफ है, वेनेजुएला के पास शुरू हुआ एक छोटा सा समुद्री विवाद अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक गलत फैसला पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। अमेरिका ने जिस रूसी तेल टैंकर को रोकने की कोशिश की थी, उसे शुरुआत में सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा कदम बताया गया। कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत की गई कार्रवाई है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक की लहरों ने बहुत जल्दी यह साफ कर दिया कि मामला नियमों से कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि जैसे ही यह खबर मॉस्को तक पहुंची, रूस की प्रतिक्रिया कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं रही और उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक में वह दृश्य उभरा जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के जहाज और पनडुब्बियां एक के बाद एक उस इलाके की तरफ बढ़ने लगीं जिसे अमेरिका अब तक अपनी सुरक्षित समुद्री परिधि मानता रहा है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये पहले से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा था। रूसी जहाजों की तैनाती सिर्फ संख्या का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि टैंकर को रोकना रूस की संप्रभुता को चुनौती देने के बराबर है। और यहीं पर पहली बार अमेरिका को एहसास हुआ कि उसने जिस कार्रवाई को सीमित समझा था, वह अब एक बड़े टकराव का कारण बन सकती है। बीते 48 घंटों में रूस के कमांड सेंटर से जो चेतावनियां जारी हुईं, वे सीधे शब्दों में नहीं थीं, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल साफ था। रूसी जहाजों के एक निश्चित दायरे में किसी भी विदेशी पोत की मौजूदगी को उकसावा माना जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो इस टकराव को दूर से तमाशा समझ रहे थे। इसी दौरान नॉर्थ अटलांटिक में रूसी युद्धपोतों की संख्या तेजी से बढ़ी। दर्जनों जहाज, उनके साथ ऐसी पनडुब्बियां जिनकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनका असर पूरे महासागर पर महसूस होता है। अमेरिकी नेवी के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो असामान्य गतिविधियां दर्ज की गईं, उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि कोई अदृश्य ताकत हर अमेरिकी मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। यह वही क्षण था जब अमेरिकी जहाजों की चाल सीमित होने लगी। वह इलाका जहां तक वे बेझिझक गश्त करते थे, अब वहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। रूसी जहाज अपने सुरक्षा घेरे में लौट आए और नॉर्थ अटलांटिक में खड़े अमेरिकी बेड़े के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। यह ऐसा था जैसे शतरंज की बिसात पर आखिरी चाल चुपचाप चल दी गई हो और सामने वाला खिलाड़ी सिर्फ बोर्ड देखता रह गया हो। मॉस्को ने इसे एक स्पष्ट संदेश की तरह पेश किया। चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत होती है, और इस बार वह कीमत समुद्र की लहरों पर साफ दिखाई दी। उधर व्हाइट हाउस का माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ घंटे पहले तक आक्रामक बयान दिए जा रहे थे, अब वहां शब्दों को बहुत संभल कर चुना जा रहा था। कैमरों के सामने कहा गया कि अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन चेहरों पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर ऐसे मौकों पर दिखाई देता है। विशेषज्ञों ने तुरंत यह कहना शुरू कर दिया कि वेनेजुएला के पास हुआ यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय घटना नहीं रहा, यह वैश्विक शक्ति संतुलन का आईना बन चुका है। रूस ने यह दिखा दिया कि वह उन समुद्री इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है जिन्हें अब तक अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। नाटो देशों के भीतर भी सवाल उठने लगे, क्या बिना व्यापक सहमति के इस तरह की कार्रवाइयां सही हैं? क्या इससे किसी को फायदा होगा, या यह सब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? और जैसे जैसे यह सवाल तेज होते गए, रूस की पोजीशन और मजबूत होती चली गई। नॉर्थ अटलांटिक में मरीन एयरफोर्स की गश्त, जहाजों की स्थिर तैनाती और सख्त चेतावनियां यह साफ कर रही थीं कि यह कोई अस्थायी दबाव नहीं है। इसी तनाव के बीच एक नाम अचानक उभर कर सामने आया। भारत खबरें आने लगीं कि वॉशिंगटन ने नई दिल्ली से संपर्क साधा है। यह बातचीत सामान्य औपचारिकता से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। संकेत मिलने लगे कि अमेरिका इस पूरे संकट में भारत की भूमिका को अहम मान रहा है। कारण साफ था, भारत के रूस के साथ पुराने रिश्ते हैं और अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी भी। यहीं से नॉर्थ अटलांटिक की लहरों पर चल रही शक्ति परीक्षा की गूंज नई दिल्ली तक पहुंच गई। कहा जाने लगा कि अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला के तेल को लेकर कुछ रियायतों का संकेत दिया है ताकि भारत इस तनाव को कम करने में भूमिका निभाए। दृश्य अब ऐसा था कि समुद्र में युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं और जमीन पर कूटनीतिक फोन कॉल्स की लाइनें गर्म हो चुकी हैं।
हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा। रूस ने अपने शब्दों और हरकतों दोनों से यह साफ कर दिया कि वह पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिका के लिए स्थिति लगातार असहज होती जा रही थी। उसके सहयोगी भी आशंकित दिख रहे थे और इसी अनिश्चितता के बीच दुनिया की नजरें भारत की तरफ घूमने लगीं। क्या भारत इस समुद्री संकट में कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगा जिससे हालात और बिगड़ने से रुक सकें, या फिर यह तनाव और गहराएगा? यहीं से यह कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। नॉर्थ अटलांटिक की ठंडी लहरों के नीचे अब सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा और भविष्य की रणनीतियां तैर रही हैं। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ खबर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का असली चेहरा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जहाज अपनी जगह पर स्थिर थे, लेकिन फैसले लगातार बदल रहे थे। समुद्र की सतह पर भले ही हलचल कम दिख रही हो, लेकिन उसके नीचे रणनीतियों की तेज धार बह रही थी। रूसी फ्लीट ने जिस तरह से अपनी पोजीशन बनाए रखी थी, उसने यह साफ कर दिया था कि यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से तैयार किया गया दबाव है। अमेरिकी नेवी को अब हर मूवमेंट से पहले सिर्फ समुद्र नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक असर को भी तोलना पड़ रहा था। पेंटागन के भीतर सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि गोली चल जाएगी, बल्कि यह था कि कोई गोली चले बिना ही अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही थी। रूसी जहाजों की मौजूदगी ने उस क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां अमेरिकी बेड़े की तकनीकी बढ़त भी खुलकर इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। हर रडार लॉक, हर एयर पेट्रोल और हर कम्युनिकेशन सिग्नल को यह मानकर चलना पड़ रहा था कि सामने वाला हर सेकंड उसे पड़ रहा है। इसी बीच रूस की ओर से जो संकेत आए वे और भी साफ होते चले गए। मॉस्को ने किसी भी तरह की जल्दबाजी से इनकार किया, लेकिन यह भी जता दिया कि उसकी सहनशीलता की एक सीमा है। रूसी रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई कि नॉर्थ अटलांटिक में तैनात फ्लीट को लंबे समय तक वहीं रहने के आदेश दिए गए हैं। इसका मतलब यह था कि रूस इस दबाव को थकान की लड़ाई में बदलना चाहता है। अमेरिका के लिए यह स्थिति नई थी। आमतौर पर ऐसे टकरावों में वह समय को अपने पक्ष में मोड़ लेता रहा है, लेकिन इस बार हालात उल्टे थे। हर बीतता घंटा यह दिखा रहा था कि रूस पीछे हटने के बजाय अपनी मौजूदगी को सामान्य बना रहा है। और जब किसी विवादित इलाके में किसी ताकत की मौजूदगी सामान्य होने लगती है, तो खेल का संतुलन अपने आप बदलने लगता है। नाटो देशों के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ सहयोगी देश खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर खाने यह सवाल उठने लगा था कि क्या अमेरिका इस टकराव को संभाल पाएगा या फिर उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यूरोपीय राजधानियों में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं तेज हो गई थीं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वेनेजुएला और रूस से जुड़े इस तनाव ने लंबा रूप लिया तो उसका असर सीधे गैस और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इसी बीच बाजारों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया। निवेशकों को यह संकेत मिल गया था कि मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है। वेनेजुएला का नाम अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा समीकरण का संवेदनशील बिंदु बन चुका था। अमेरिका की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। घरेलू स्तर पर भी सवाल उठने लगे। क्या यह कार्रवाई सही समय पर की गई थी? क्या रूस की प्रतिक्रिया को कम आंका गया? और सबसे अहम सवाल यह कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अगला कदम क्या होगा? व्हाइट हाउस के भीतर रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया, लेकिन इन बैठकों से बाहर आने वाले शब्द अब पहले जैसे कठोर नहीं थे। दूसरी तरफ मॉस्को पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। रूसी मीडिया में बयान संयमित थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि समुद्र में जो हो रहा है वह रूस की मर्जी के बिना नहीं रुकेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दोहराया कि उसके जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की धमकी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच एक और अहम मोर्चा खुल चुका था जो कैमरों से दूर था। कूटनीतिक चैनलों पर बातचीत तेज हो चुकी थी। वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक सीधी बातचीत अब नियमित हो गई थी। इन चर्चाओं में सिर्फ वेनेजुएला का टैंकर मुद्दा नहीं था, बल्कि इससे जुड़े बड़े सवाल भी थे। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और भविष्य में ऐसे टकरावों से बचने के रास्ते। भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में असाधारण थी। वह किसी भी तरह से इस टकराव का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका असर सीधे उसके हितों से जुड़ा हुआ था। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें उसे इस संकट से अलग नहीं रहने देती थीं।
साथ ही रूस के साथ उसके पुराने रणनीतिक संबंध और अमेरिका के साथ मजबूत होती साझेदारी उसे एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर रही थी जहां हर शब्द का वजन बढ़ गया था। भारत की ओर से आने वाले संकेत बेहद संतुलित थे, ना तो किसी पक्ष का खुला समर्थन और ना ही किसी के खिलाफ सीधी आलोचना। नई दिल्ली का जोर सिर्फ एक बात पर था कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति का निर्बाध रहना वैश्विक हित में है। यह बयान साधारण लग सकता था, लेकिन इसके पीछे गहरा संदेश छिपा था। यह संदेश था कि भारत इस टकराव को शांत दिशा में मोड़ना चाहता है, न कि किसी खेमे का हिस्सा बनना। रूस ने इस संकेत को नजरअंदाज नहीं किया। मॉस्को की ओर से आए बयानों में संवाद के रास्ते खुले रखने की बात कही गई। यह सीधे तौर पर किसी देश का नाम लिए बिना कहा गया था, लेकिन विश्लेषकों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह इशारा किस तरफ है। रूस जानता था कि अगर कोई ताकत अमेरिका के साथ साथ उससे भी भरोसेमंद बातचीत कर सकती है तो वह भारत है। अमेरिका भी इस हकीकत को समझ चुका था। यही वजह थी कि नई दिल्ली के साथ बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रही। खबरें यह भी बताने लगी कि वेनेजुएला के तेल को लेकर कुछ लचीले रुख पर चर्चा हुई है। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक पेशकश थी। अमेरिका चाहता था कि भारत इस तनाव को कम करने में सक्रिय भूमिका निभाए। नॉर्थ अटलांटिक में हालांकि जहाज अपनी जगह पर डटे रहे, रूसी मरीन एयरफोर्स की गश्त जारी रही और अमेरिकी बेड़े की गतिविधियां सीमित बनी रहीं। यह स्थिति एक अजीब तरह का ठहराव पैदा कर रही थी। कोई भी पक्ष पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन कोई भी पीछे हटने का संकेत भी नहीं दे रहा था। इसी ठहराव के बीच नाटो के भीतर से आवाजें और तेज होने लगी। कुछ देशों ने वॉशिंगटन से साफ तौर पर पूछा कि क्या इस कार्रवाई से पहले उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी। यह सवाल अमेरिका के लिए असहज थे, क्योंकि वे उसकी नेतृत्व क्षमता पर सीधे चोट कर रहे थे। सहयोगियों के बीच भरोसे में आई इस दरार का फायदा रूस चुपचाप उठा रहा था। रूस ने अपने जहाजों को नॉर्थ अटलांटिक में बनाए रखा और यह दिखाया कि उसकी चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। यह एक तरह से यथास्थिति को अपने पक्ष में जमाने की कोशिश थी। जितना ज्यादा समय यह स्थिति बनी रहती, उतना ही यह सामान्य होती जाती और उतना ही अमेरिका के लिए इसे बदलना मुश्किल होता जाता। भारत के लिए यह वक्त बेहद नाजुक था। हर बयान, हर बातचीत और हर संकेत को इस तरह देना था कि संतुलन बना रहे। भारत की रणनीति साफ दिख रही थी। वह सीधे मध्यस्थ बनने की घोषणा नहीं कर रहा था, लेकिन हालात को ठंडा करने की दिशा में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा था। यह वही कूटनीति थी जिसमें शब्द कम और असर ज्यादा होता है। यह अब सिर्फ समुद्री तैनाती का मामला नहीं रह गया था, बल्कि उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां पीछे हटना कमजोरी और आगे बढ़ना जोखिम माना जा रहा था। दोनों ही हालात किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं थे। अमेरिका को अब यह साफ समझ आ चुका था कि यह संकट उसकी शर्तों पर नहीं चलेगा। रूसी फ्लीट की मौजूदगी ने एक ऐसी वास्तविकता पैदा कर दी थी जिसमें सैन्य बढ़त का खुला इस्तेमाल संभव नहीं था। हर विकल्प के साथ एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक खतरा जुड़ा हुआ था। यही वजह थी कि व्हाइट हाउस के भीतर रणनीति का केंद्र बदलने लगा। अब सवाल यह नहीं था कि रूस को कैसे रोका जाए, बल्कि यह था कि इस टकराव से सम्मानजनक तरीके से बाहर कैसे निकला जाए। रूस इस स्थिति को अच्छी तरह पढ़ रहा था। मॉस्को जानता था कि समय इस वक्त उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने किसी भी तरह की आक्रामक हरकत से खुद को दूर रखा, लेकिन अपनी मौजूदगी को कमजोर भी नहीं होने दिया। यह एक नियंत्रित दबाव था, जिसमें सामने वाले को हर पल यह एहसास कराया जा रहा था कि अगला कदम उसके लिए और मुश्किल होगा। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत ने निर्णायक रूप लेना शुरू कर दिया। नई दिल्ली, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संदेशों का आदान प्रदान अब ज्यादा सीधा और कम औपचारिक हो चुका था। यह साफ हो गया था कि अगर इस संकट का कोई ऐसा हल निकल सकता है जिसमें कोई खुला विजेता या पराजित ना दिखे, तो उसमें भारत की भूमिका अहम होगी। भारत ने यहां अपनी सबसे मजबूत रणनीति दिखाई। उसने किसी भी मंच पर खुद को मध्यस्थ घोषित नहीं किया, लेकिन हर जरूरी जगह पर मौजूद रहा। भारत की बातों में ना तो धमकी थी और ना ही किसी का पक्ष लेने की जल्दी। उसका जोर सिर्फ इस बात पर था कि समुद्री मार्गों की स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति का संतुलन किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। यही वह लाइन थी जिसे ना तो रूस नजरअंदाज कर सकता था और ना ही अमेरिका। अमेरिका के लिए यह संकेत था कि अगर वह तनाव कम करना चाहता है तो उसे कुछ लचीलापन दिखाना होगा।
इसी कड़ी में वेनेजुएला के तेल से जुड़े मुद्दों पर रुख में नरमी के संकेत सामने आए। यह कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, लेकिन कूटनीतिक भाषा में यह बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा था। इसका मतलब साफ था कि अमेरिका अब टकराव को लंबा खींचने के बजाय उसे नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ रहा है। रूस ने भी इस बदलाव को महसूस किया। मॉस्को की ओर से आए बयानों में तीखापन और कम हुआ। इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की निगाहें आने वाले हफ्तों पर टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक समुद्री गतिरोध का अंत नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की शुरुआत है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।